नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आज बताया था कि आज हम जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज है, वाल्व से रिलेटेड बीमारी है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो एनाटॉमिकल पार्ट है उसको हम लोग ये एक बार डिस्कशन कर लेते हैं दोबारा से। ये आपके 4 चैम्बर्स हैं, जो मैंने अभी आवाज नहीं आ रही थी बट मैंने बताया था कि 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के अंदर। ये दाहिने तरफ के ऊपर का चैम्बर राइट आर्टरियम, नीचे का चैम्बर राइट वेंट्रिकल, बाएं तरफ के ऊपर का चैम्बर लेफ्ट आर्टरियम, बाएं तरफ नीचे का चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल। नॉर्मली दाहिने तरफ के चैम्बर्स में इम्प्योर ब्लड, जो गंदा खून, इस्तेमाल किया हुआ खून ब्लड का है, वो आपको आता है। और ये 2 नसों के द्वारा, जो बड़ी नसें हैं, इंफीरियर वेना कावा आईवीसी और सुपीरियर वेना कावा, जो बॉडी के ऊपर के पार्ट से ब्लड लेके आती है एसवीसी, सुपीरियर वेना कावा, वहां से ब्लड आती है। वहां से राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी होते हुए आपके दोनों तरफ के लंग्स में ब्लड सप्लाई के लिए चली जाती है। ये दोनों तरफ के लंग्स में चली गई ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ऐड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर निकलने के बाद श्वास की नलियों के द्वारा ये प्यूरिफाइड ब्लड, साफ ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, ये बाएं तरफ के ऊपर के चैम्बर में लेफ्ट आर्टरियम में 4 नसों के द्वारा लौटती है। 2 मैंने बनाया है। और फिर ये आपके ये वाले रास्ते से होता हुआ बाएं तरफ के नीचे वाले चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये ऑर्टा से होता हुआ, जो शरीर की सबसे बड़ी नस है ऑर्टा, वहां से होता हुआ ये आपके पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई के लिए लेके चली जाती है। यहाँ मैंने 4 वाल्व्स बनाए हैं, पत्ती की तरह की चीजें बनाई हैं। ये आपके वाल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगस्पिड वाल्व। ये दाहिने तरफ के ऊपर और नीचे के चैम्बर के बीच में होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी में होता है पल्मोनरी वाल्व। ये बाएं तरफ ऊपर और नीचे के चैम्बर में लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल वाल्व, और यहाँ पे ऑर्टा में ये ऑर्टिक वाल्व। तो नॉर्मली वाल्व का काम क्या होता है कि जो आपका जो ब्लड आ रहा है इस वाले चैम्बर से, इधर के चैम्बर से, ये इधर से होता हुआ आपके जब दाहिने तरफ ऊपर के चैम्बर से होता हुआ दाहिने तरफ के नीचे वाले चैम्बर में आता है, तो ये जो वाल्व्स हैं, जो पत्ती की तरह जो ट्राइस्पिड वाल्व है, इसके थ्रू ये ब्लड जाता है। वाल्व नॉर्मली ये क्लोज्ड होता है। जब ब्लड ऊपर से चैम्बर से नीचे के चैम्बर में आना है तो ये वाल्व पूरी तरह से खुल जाता है ताकि उसके ब्लड के जाने का रास्ता बन जाए। और जब ये ब्लड पूरी तरह से यहाँ पे रिसीव हो जाता है तो ये वाला वाल्व आपके, जब ये चैम्बर पंप करना शुरू करेगा आगे ब्लड भेजने के लिए, तो ये वाला वाल्व पूरी तरह से फिर बंद हो जाता है। तो ये पूरा वाल्व मैकेनिज्म है कि जब जरूरत होती है ब्लड आगे जाने की तो ये खुल जाता है, और जब ब्लड पूरी तरह से आगे चला गया और नीचे वाला चैम्बर पंप होना है, ये सपोज के लिए ए वाला चैम्बर पंप होना है ताकि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाए, तो ये वाला वाल्व पूरी तरह से बंद हो जाएगा ताकि ब्लड ऊपर वाले चैम्बर की तरफ, पीछे की तरफ ना जाए। सिमिलरली इधर भी होता है, जब ये चैम्बर पंप करता है तो ये वाला वाल्व पूरी तरह से बंद हो जाएगा ताकि ब्लड आगे की तरफ जाए। तो ये प्रॉपर वाल्व मैकेनिज्म है। ये जो आपका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मिट्रल वाल्व के बारे में। ये मिट्रल वाल्व एक्चुअली बाएं तरफ के ऊपर और बाएं तरफ के नीचे वाले चैम्बर के बीच में होता है। ये मिट्रल वाल्व का साइज नॉर्मली 4 से 6 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ये सपोज कीजिए ये इसकी टोटल एरिया अगर हम लोग मान लें तो इसमें 2-3 तरह की बीमारियां मिट्रल वाल्व हो सकती हैं। एक है माइट्रल स्टेनोसिस, जिसमें क्या होता है कि ये एरिया जो इतना बड़ा नॉर्मली होना चाहिए ब्लड को आगे जाने देने के लिए, ये धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। ये इतना छोटा हुआ, फिर इतना छोटा हो गया, ये मॉडरेट के करीब ब्लॉकेज या स्टेनोसिस हो गई, ये सीवियर स्टेनोसिस हो गई।
जिसमें ब्लड आगे जाने में रुकावट पैदा होगी। जब इस वाले चैम्बर से ब्लड इस वाले चैम्बर में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसी रास्ते से उसको ब्लड आना है, इतना ही रास्ते से। अब ये जैसे जैसे छोटा होता जाएगा इसमें ब्लड में जाने की प्रक्रिया में रुकावट होगी, और जैसे हम लोग पानी पटाने का पाइप से इस्तेमाल करते हैं, आगे का जब मुंह धीरे धीरे बंद करते जाते हैं तो पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ता है, पीछे नल की तरफ से पानी फेंकना शुरू करता है। उसी तरह से जब यहाँ रुकावट होगी तो इसके पीछे ये चैम्बर है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, ब्लड की रुकावट शुरू होगी, और फिर यहाँ से फिर ब्लड पीछे की तरफ और ये सर्कुलेशन में पीछे फेंकेगा, और यहाँ पे फिर से आपके प्रेशर रेज होगा, और धीरे धीरे वहाँ पे पानी का ब्लड का इकट्ठा होके लंग्स में पानी इकट्ठा होके आपकी सांस फूलने की प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। जितना ज्यादा ब्लॉकेज ये वाला स्टेनोसिस बढ़ेगा, सिकुड़न बढ़ेगी इस वाल्व पे, उतना ज्यादा ये प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, उतना ज्यादा पानी इकट्ठा होगा लंग्स के अंदर, और उतना ज्यादा आपकी सांस फूलने की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद जब यहाँ पे आपका प्रेशर एक पर्टिकुलर लेवल के जितना ऊपर चला जाएगा, वो इस चूंकि दाहिने तरफ के पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम से कनेक्टेड है, तो चूंकि यहाँ का प्रेशर बढ़ा तो ये सीरीज में यहाँ का भी प्रेशर बढ़ेगा, फिर यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, और धीरे धीरे ब्लड यहाँ का प्रेशर बढ़ता हुआ इस वाले नस और इस वाले नस का भी प्रेशर बढ़ेगा। जिससे जो हम आमतौर पर देखते हैं कि जब इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनके गले की नस फड़कती होती है, पैरों में सूजन होती है इस वाली नस में प्रेशर बढ़ने के कारण, और लीवर में सूजन या पेट में दर्द या अपचन का होना, ये सारी सिम्टम्स हैं हार्ट फेलियर की। ये मैंने डिस्कस किया मैट्रल स्टेनोसिस के बारे में। नॉर्मली जो बीमारी मोस्ट कॉमनली हमारे सिनेरियो में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बीमारी कराती है, उसको हम लोग बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। उसका मोस्ट कॉमन कारण है रिकरेंट रूमेटिक फीवर, एक बीमारी होती है जो मैं डिटेल में कभी डिस्कस करूंगा, उस बीमारी के कारण होता है। कभी कभी और भी कारणों से कॉन्जेनाइटल या बचपन से ही ये बीमारी हो सकती है। और रूमेटिक हार्ट डिजीज में ये सिकुड़न के साथ साथ कभी ये क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जब ब्लड इधर से इधर आना है तो ये ओपन होगा, और जब ये चैम्बर पंप करेगा तो ये पूरी तरह से क्लोज हो जाना चाहिए। तो कभी कभी ये जो क्लोज होने का मैकेनिज्म है, जो बंद होने का मैकेनिज्म है, उसमें फॉल्ट हो जाता है और ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, इसमें गैप रह जाता है। तो इस गैप के थ्रू जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना ज्यादा ब्लड ये पीछे की तरफ वापस फेंकेगा। क्योंकि एक दूसरे से अगर नहीं टाइटली बंद हुआ दरवाजा, अगर सपोज कीजिए आपने घर का दरवाजा लगाया है और दरवाजे में कोई गैप है, तो उससे मतलब कोई भी कीटाणु या मच्छर वगैरह आ सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये दरवाजा प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा है तो इसके थ्रू आपके ब्लड के लीक होने की संभावना, जितना ज्यादा गैप होगा दोनों वाल्व्स के बीच में, उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसलिए माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर ये इसकी सिविरिटी हो सकती है। और जितना ज्यादा ये लीकेज बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रेशर इस पे क्रिएट होगा, और उतना ज्यादा इस लंग्स पे प्रेशर क्रिएट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं माइट्रल रिगरेटेशन या लीकेज, आम बोलचाल की भाषा में लीकेज बोलते हैं। तो दो बीमारियां मुख्यतः हो गई, एक माइट्रल स्टेनोसिस जिसमें वाल्व की साइज में सिकुड़न होती चली जाती है, जैसे इतना बड़ा वाल्व है तो धीरे धीरे सिकुड़न होती चली जाएगी, सिकुड़न होते तो ब्लड जब इसके थ्रू पार कर रहा है तो उसको यहाँ पे बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है ब्लड पार करने में, और रुकावट के तरफ के साथ पार कर रहा है और पूरी तरह से पार नहीं कर पाता। दूसरा है कि वाल्व की साइज उतनी ही रह गई, लेकिन वाल्व का जो बंद होने का मैकेनिज्म है, एक दूसरे से बंद होने की जो टाइट क्लोजर होता है, वो क्लोजर मैकेनिज्म में फॉल्ट आ जाता है और दोनों के वाल्व के बीच में गैप हो गया, ताकि इससे के कारण क्या होगा कि ब्लड पीछे के चैम्बर में लीक करना शुरू करेगा, जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मोस्ट कॉमन कॉज मैंने बताया कि रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है, रूमेटिक फीवर के कारण, रिकरेंट रूमेटिक फीवर के कारण, दोनों का, माइट्रल स्टेनोसिस या सिकुड़न का, या माइट्रल रिगरेटेशन या लीकेज का। लेकिन लीकेज वाला पार्ट और भी कारणों से हो सकता है। एक बीमारी होती है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, जिसमें कि इसमें दोनों में से दो पत्ते मैंने दिखाए हैं। इसमें से एक पत्ता जब बंद होगा तो पीछे की तरफ चैम्बर में ये प्रोट्रूड कर जाएगा, पीछे के चैम्बर में चला जाएगा, ताकि उसकी प्रॉपर क्लोजर नहीं हो पाएगी। गैप नहीं है बट ये प्रॉपर पीछे के चैम्बर में चला गया, जिसको प्रोलैप्स मतलब पीछे की तरफ वो चला गया, तो वो प्रॉपर क्लोजर नहीं हो पाता, तो साइड से ब्लड की लीकेज शुरू हो जाती है। एक और बीमारी होती है, मान लीजिए इस वाले चैम्बर की पंपिंग, जो नॉर्मली मैंने बार बार बताया कि 60% के आसपास होनी चाहिए, अगर उसकी पंपिंग में प्रॉब्लम आ गई 50% से घट के 60% से घट के
20%, 25% पर हार्ट की पंपिंग आ गई। तो ये जो मैंने वाल्व मैकेनिज्म बनाए हैं, ये जो मिट्रल वाल्व हो गया, इसके लीफलेट्स, ये जो रस्सी की तरह मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं रिकॉर्डर टेंडनी। और ये रस्सी जो जाके जुड़ती है दीवालों से, उसको हम लोग बोलते हैं, दीवाल से जो जुड़ा हुआ मांसपेशी का एक स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं पेपिलरी मसल। तो ये जो पेपिलरी मसल है, कॉर्डा है और मिट्रल वाल्व, तीनों लेवल पर फॉल्ट आता है और ये वाल्व पूरी तरह से प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता और लीकेज की चांसेस बढ़ती चली जाती हैं। तो ये 3 बीमारियां हो गई, मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रीइरिटेशन या लीकेज, और तीसरा हो गया मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, जो डिफरेंट सिविरिटी की हो सकती हैं। सिम्टम्स क्या क्या, परेशानी क्या क्या होगी कि चूंकि ब्लड पीछे की तरफ लीक कर रहा है तो पीछे के चैम्बर का प्रेशर बढ़ेगा, तो सांस फूलने की प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। थकावट हो सकती है, चलने पे थकावट हो सकती है, चलने पे सांस फूलने की समस्या हो सकती है। जब आप लेटेंगे तो जो मैंने बताया कि ग्रेविटी, आप जब बैठे हैं तो 1 से 1.5 लीटर ब्लड आपके पैरों में पूल्ड रहती है, वो नीचे की तरफ रहती हैं। जैसे ही आप लेटते हैं तो ग्रेविटी आपकी नलीफाई हो जाती है, जीरो हो जाती है और पूरे आपके बॉडी पे एक साथ काम करती है। तो ब्लड ज्यादा हार्ट की तरफ, 1 से 1.5 लीटर एक्स्ट्रा ब्लड हार्ट की तरफ पहुंचता है, और जितना ज्यादा हार्ट की तरफ ब्लड पहुंचेगा उतना ज्यादा इस वाले चैम्बर पे प्रेशर क्रिएट होगा, उतना ही ब्लड इसके थ्रू पार करना है। आपके नॉर्मल जब बैठे हैं आप, उसके कंपेरिजन में 1.5 लीटर ज्यादा ब्लड हर मिनट आपके इस वाले हार्ट के चैम्बर से, इस वाले भाग के थ्रू होता हुआ इस वाले चैम्बर में आ रहा है। और तो फिर अगर रुकावट है तो रुकावट के कारण उस चैम्बर में उतनी ही ज्यादा प्रेशर फील होगी, उतना ही ज्यादा सांस फूलने की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोपनिया, लेटने पे सांस फूलना। अब आपके जो ये सब प्रॉब्लम है, उसके कारण धड़कन की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है, खांसी हो सकती है, और मेनली सोने के टाइम रात में जब सोते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जब इस तरह के चैम्बर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो गले की नसों का फड़कना, जिसको हम लोग जेवीपी बोलते हैं, और इधर पैरों का सूजन होना, जिसको हम लोग इडिमा बोलते हैं। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो सबसे प्रमुख है आपकी हिस्ट्री। डिटेल में हिस्ट्री आप डॉक्टर को बताएं, और डॉक्टर को भी डिटेल में हिस्ट्री सुननी चाहिए, यूजुअली हम लोग सुनते हैं, उसके लिए ट्रेंड होते हैं। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें आपको हर चीज एग्जामिन होनी चाहिए, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, गर्दन की नसें हो गई, पैरों में सूजन हो गई, लीवर को पाल्पेट, लीवर को छू के देखना है, पेटों को छू के देखना है, ये सारी चीजें पाल्पेशन में आ गई। उसके बाद आप आला लगा के एग्जामिन करेंगे तो अलग तरह की आवाज सुनाई देगी, जिसको हम लोग मरमर बोलते हैं। वो अलग अलग तरह की मरम्मत होती है, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, वो डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है ईसीजी है और इकोकार्डियोग्राफी है। इकोकार्डियोग्राफी से ऑलमोस्ट हर चीजें क्लियर हो जाती हैं। कभी कभी जो नॉर्मल हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, ये चेस्ट के ऊपर रख के, जिसको ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, उसके तरह कभी कभी जो खाने की नली से इको होता है, ये ट्रांसएसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, उसको भी करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक्सरे हम लोग करा सकते हैं, और कभी कभी कार्डिक मतलब कैथलैब में ले जाके भी कुछ चीज़ों को देखना होता है। जैसे अगर लीकेज में, इको में हमें कुछ डाउट हो रहा है, तो उस परिस्थिति में हम लोग पावर इंजेक्टर एक आता है, इस वाले चैम्बर में एक कैथेटर डाल के और लेफ्ट वेंट्रिकल इसका एंजियोग्राफी कर लेते हैं। उससे क्लियर पता चल जाता है कि आपकी लीकेज की कितनी प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट पे आए तो ट्रीटमेंट में प्रमुखतः आपका है कि इस तरह के पेशेंट अगर होते हैं जिनको सिम्टम्स हो रही हैं, तो पानी का रेस्ट्रिक्शन, टोटल फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन 1.5 से 2 लीटर या 1 से 1.5 लीटर के बीच में, डिपेंडिंग उनकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। दूसरा है कि जो एक टैबलेट आती है डायबिटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे लैसिक्स आपने सुना होगा, डाइटोर नाम की टैबलेट सुनी होगी, ताकि पानी आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा इकट्ठा हो रहा है, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है बाएं तरफ के ऊपर वाले चैम्बर में, लंग्स में, दाहिने तरफ के चैम्बर्स में, वो प्रेशर कम किया जा सके। दूसरा आपके जो धड़कन होती है, कभी कभी इस तरह के पेशेंट में धड़कन कभी कभी तेज रहती है, तो धड़कन को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, ताकि धड़कन हमारा 60 to 70 या 80 के आसपास रहे। बहुत तेज धड़कन से ये जो प्रॉब्लम आपकी वाल्व की है, मिट्रल वाल्व पे, वो और ज्यादा बढ़ने लगती है। कभी कभी इस वाले चैम्बर में, ये मिट्रल स्टेनोसिस के केसेस में धड़कन की प्रॉब्लम होती है, अलग तरह के धड़कन, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरियल फिब्रिलेशन। उस पर मैं सेपरेट सेशन अलग से करूंगा।
उसमें एंटीकोगुलेंट या खून पतला करने की स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर आती है वारफरीन के फॉर्म में, वार्फ या सिट्रॉन के फॉर्म में, वो देने की जरूरत पड़ती है। और कुछ और दवाइयाँ ऐसी इनहिबिटर, ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर वगैरह के फॉर्म में आती हैं, वो देनी होती हैं। अब आते हैं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन सवाल होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो पहला तो कि जब तक हम दवाइयों पर चला सकते हैं चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्टेज हमेशा इस तरह के पेशेंट्स में आता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के केसेस में आता है जब उनको सर्जरी से भी प्रॉब्लम बनी रहती है और उस समय इंटरवेंशन या सर्जरी की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है दवाइयों के इधर भी। तो पहला है आपका माइट्रल स्टेनोसिस पे हम आते हैं। तो माइट्रल स्टेनोसिस में दो तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक होता है कि बैलूनिंग करते हैं, दूसरा होता है वाल्व सर्जिकल रिप्लेसमेंट करते हैं। जैसे ओपन हार्ट सर्जरी किया, वाल्व को, ये वाले वाल्व को कट करके बाहर निकाल दिया और यहाँ पे एक मेटेलिक वाल्व या टिश्यू बार, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, कि हम लोग उसको रिप्लेस करके चेंज कर देते हैं। बैलूनिंग में क्या करते हैं कि इस वाले नस के थ्रू पैर की नसों से होते हुए इस वाले नस तक पहुंचते हैं और इस वाले दीवार में छेद करके, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरियल मतलब सेप्टोस्टोमी, यहाँ पे सेप्टल पंक्चर करते हैं सेप्टम को, मतलब ये जो दीवार है इसको छेद करते हैं हल्का सा और उसके थ्रू हार्डवेयर ले आते हुए यहाँ पे एक बैलून रखते हैं, वायर, इसके आर पार वायर रखते हैं, पहले उसके ऊपर बैलून लेके जाते हैं और बैलून को जैसे नॉर्मल एंजियोप्लास्टी हम लोग करते हैं उससे इन्फ्लेट करके फुला के, और ये जो ओपनिंग है, यहाँ अगर इतनी छोटी ओपनिंग थी तो इसके और इसके बीच में मतलब इतना भी लाने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि लीकेज बढ़ने का चांस रहता है, बट इससे थोड़ा सा बड़ा लाने की कोशिश करते हैं ताकि पेशेंट को अगले 10-15 साल के लिए प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। और जब दोबारा 10 साल 15 साल बाद जरूरत पड़ती है तो दोबारा भी बैलूनिंग कर सकते हैं अगर उस समय सूटेबल हुआ तो। अगर नहीं सूटेबल हुआ, उसमें इकोकार्डियोग्राफी देखनी होती है। सारे केसेस सूटेबल नहीं होते हैं, चाहे पहली बार में हो चाहे सेकंड टाइम में भी हो। तो अगर सूटेबल नहीं हुआ तो उस परिस्थिति में हम लोग सर्जिकल रिप्लेसमेंट, ओपन हार्ट सर्जरी करके भाल्व को बदलने की प्रक्रिया करते हैं। कभी कभी पेशेंट में फर्स्ट टाइम भी आया है तो बैलूनिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। उसमें कुछ चीजें देखनी होती हैं कि भाल्व में लीकेज कितनी है। अगर माइल्ड से थोड़े से ज्यादा लीकेज है, मॉडरेट लीकेज है, तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि जब बैलून से ओपन करते हैं तो हमेशा एक लीकेज बढ़ने की चांसेस होती हैं और उस परिस्थिति में बैलूनिंग टेबल पे ही रिस्की हो जाता है। इसलिए हम लोग उस तरह के केसेस में डायरेक्टली भाल्व रिप्लेसमेंट के लिए ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू भेज देते हैं। दूसरा है कि ये वाला जो पार्ट है, ये सब अगर बहुत ज्यादा डिजीज है इसमें या भाल्व बहुत ज्यादा मोटा है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है, तो उस परिस्थिति में भी आप बैलूनिंग रिस्की हो सकता है। इसलिए हम लोग यूजुअली सर्जिकल रिप्लेसमेंट के लिए भेज देते हैं। दूसरी बीमारी जो मैंने बताई लीकेज की, जिसमें कि भाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है एक दूसरे से, ये दोनों के बीच में गैप रहता है और लीकेज बढ़ जाती है, तो इस तरह के पेशेंट्स को हम लोग ओपन हार्ट, इसमें बैलूनिंग संभव नहीं होती है। इसमें हम लोग भाल्व रिपेयर के लिए या भाल्व रिप्लेसमेंट के लिए भेज देते हैं। पहली कोशिश यही रहती है कि भाल्व को रिपेयर किया जाए, कुछ पार्ट उसको बचाते हुए, ताकि हार्ट के फंक्शन को मतलब एक हद तक प्रिजर्व कर पाए हम, और जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्रल वाल्व रिपेयर या मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट विथ ये वाला टिश्यूज को, ये जो कॉर्डा वगैरह है, कॉर्डल स्पेयरिंग कर देते हैं, कॉर्डा को छोड़ देते हैं, उसको काट के नहीं हटाते हैं। तीसरा एक नई विधि आई है जिसे एंजियोप्लास्टी हम लोग करते हैं, बैलूनिंग की तरह ही। यहाँ से सेप्टल पंक्चर करते हुए हम लोग जाते हैं और यहाँ पे एक मान लीजिए लीकेज है, तो लीकेज अगर है तो दोनों भाल्व के ऊपर एक क्लिप अप्लाई कर देते हैं, ताकि मान लीजिए अगर भाल्व अगर आपका ऐसे है तो क्लिप उसको पकड़ के ये नजदीक ला देता है, ताकि आपके लीकेज के चांसेस, क्लिप जब लगा दिया हमने, क्लिप कर लिया उसने, तो लीकेज के चांसेस मिनिमाइज हो जाए। तो ये चीजें, ये एक्चुअली माइट्रा क्लिप जो है बहुत महंगा सर्जरी है, 20 से 30 लाख रुपए की लगभग कॉस्ट आती है, और ये उन्हीं पेशेंट्स में हम करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि रिप्लेसमेंट हम नहीं कर सकते हैं और पेशेंट को कुछ सिम्टोमेटिक बेनिफिट देना चाह रहे हैं हम, लेकिन डेफिनेटली मैंने जो बताया कि ये बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। और तीसरा बीमारी जो मैंने बताया मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, अगर बहुत माइल्ड है, मॉडरेट है, तो हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं कुछ दवाइयों को देके। अगर सीवियर लीकेज है तो डेफिनेटली सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये तीनों चीज़ें थी। अब ये है कि सर्जरी करते हैं या ऑपरेशन करते हैं तो उसका फायदा कितना होता है।
तो ये है कि प्रोग्नोसिस जिसको बोलते हैं, तो उसमें ये है कि कितनी सिविरिटी थी, कारण क्या था और हमने कितनी जल्दी ट्रीटमेंट किया। बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को सिम्टम है तो डेफिनेटली वो सर्जरी के लिए जाना चाहिए। अगर दवाइयों पे भी सिम्टम हो रहे हैं तो आपको सर्जरी के लिए जाना ही जाना है, क्योंकि वो मेडिसिन पे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहेंगी उनको, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा पेशेंट का रिस्क ऑपरेशन का बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुत लेट सर्जरी करना भी अवेलेबल नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम तक ही हम मेडिसिन पे वेट करने की सलाह देते हैं, और जब एक लेवल के अंदर या तो पेशेंट की सिम्टम वाइज उसकी परेशानी के हिसाब से अगर जरूरत पड़ी तो सर्जरी के लिए भेजना है, और नहीं तो कुछ कुछ इको के फाइंडिंग्स, इको कार्डियोग्राफी की फाइंडिंग्स जो हमें पता चलती है जब इको करते हैं, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया जो हैं वो अगर मैच हो जाती हैं, भले ही पेशेंट्स को सिम्टम नहीं हो तब भी हमको सर्जरी के लिए भेजना है। तो ये इंटायरली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और डॉक्टर पेशेंट की कंप्लीट असेसमेंट करके, फिजिकल असेसमेंट, उनकी इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी सब कुछ देखते हुए, उसके सिम्टम्स क्या हैं ये देखते हुए, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रहे हैं ये देखते हुए सर्जरी के लिए टाइमिंग का एडवाइस करते हैं कि कब करानी जरूरी है और किस तरह की सर्जरी करानी जरूरी है। तो ये कुल मिला के मैंने मिट्रल वाल्व डिजीजेस के बारे में कंप्लीट एक ओवरव्यू दिया है आपको, और उम्मीद करता हूँ कि इससे जो भी पेशेंट्स मिट्रल वाल्व डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, उनके आसपास पड़ोस में पीड़ित हैं, उनको ये बीमारी समझने में मदद मिली होगी, और जो ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं, उसको भी आगे समझने में मदद मिलेगी। तो इसको जितने आप लोगों में शेयर कर सकते हैं करें, और अवेयर करें उनको इस बीमारी के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग, आज कुछ टेक्निकल ग्लिच आया था जिसमें साउंड नहीं आ रहा था, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरे किसी वाल्व पे, मोस्ट लाइकली ऑर्टिक वाल्व जो यहाँ पे हॉर्टा के ऊपर है, इसकी बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा सर्जिकल रिप्लेसमेंट, वाल्व का रिप्लेसमेंट, और एक नई ट्रीटमेंट आई है टावर या टावी, जिसमें एंजियोप्लास्टी वाली विधि से ही हम लोग वाल्व को बदल डालते हैं, उसको डिस्कशन करेंगे। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट संडे एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं डालूंगा, नेक्स्ट वीक अवेलेबल नहीं हूँ, तो लाइव सेशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे होगा। नेक्स्ट वीक कोई रिकॉर्डेड वीडियो जो मतलब कोई जानकारीप्रद वीडियो कोई मैं शेयर करूंगा आपको, लेकिन ऑर्टिक वाल्व के ऊपर मैं लाइव सेशन में ही डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। और भी जो भी आपके सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मोबाइल नंबर हमारा जो है 9199448999 नमनहट्ट कंकड़बाग का, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। जो भी संभव सवाल होंगे मैं उनको टाइम जब भी मिलेगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और इसका जितना ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं इसको उठाएं। तो एक बार देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं कि नहीं। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, तो अब हम लोग इस सेशन को यहीं पे तब विराम देते हैं, और नेक्स्ट वीक एक रिकॉर्डेड वीडियो जारी करेंगे, और लाइव सेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, मोस्ट लाइकली आई थिंक 3rd अगस्त होगा, उस दिन जुड़ेंगे एक लाइव सेशन के लिए एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं डॉक्टर अभिषेक, नमनहट्ट कंकड़बाग पटना से, मोबाइल नंबर 9199448999 आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।